Hello everyone, today we are going to start our new topic that is कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए हमें 5-6 लेक्चर्स लग जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर को पढ़ने में। देखो, आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अपना फ़ैन देखा होगा, ठीक है। फ़ैन में आपने एक सेल जैसा डिवाइस देखा है, सेलिंग फ़ैन में आपने देखा एक सेल जैसा डिवाइस वहाँ पे लगा होता है। वो सेल जैसा डिवाइस क्या है? वो कैपेसिटर है। वो वहाँ पर क्यों लगा है, क्या उसकी नीड है वहाँ पर लगाने की, क्या ज़रूरत है उसको, वो हम लोगों को यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। देखो, कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, ठीक है, मोटर हो गई। ये ऐसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं जिनको चलाने के लिए, जिनको बेसिकली स्टार्ट करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाई करंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब 30 to 60 एम्पेयर करंट की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी ज़्यादा करंट होती है, 30 to 60 एम्पेयर, ठीक है। तो 30 to 60 एम्पेयर करंट की ज़रूरत पड़ती है फ़ैन और मोटर को ऑन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, और एक बार जब ये स्टार्ट हो जाएँ, फ़ैन मोटर कुछ भी हुआ है, अगर एक बार ये स्टार्ट हो जाएँ, उसके बाद इनको 5 एम्पेयर से 7 एम्पेयर की करंट की ही ज़रूरत पड़ती है। बस एक बार स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट चाहिए। उसके बाद जब एक बार मोशन में आ जाएं, तब उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए कितनी करंट चाहिए होती है? 5 से 7 एम्पेयर की करंट चाहिए होती है। समझ आई मेरी बात? कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा करंट चाहिए होती है, और जब एक बार वो स्टार्ट हो जाएँ तो फिर उस मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए काफ़ी कम करंट चाहिए, जैसे 5 to 7 एम्पेयर की करंट चाहिए। अब यहाँ पर दिक्कत की बात क्या होती है कि अपने घर में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, जो करंट हमें मिल रही है, हाउस होल्ड में जो करंट मिलती है बेसिकली वो कितनी होती है? वो लगभग 20 एम्पेयर की करंट मिल रही होती है, ठीक है। अब सोचो, घर में आ रही है 20 एम्पेयर की करंट। आपको जो डिवाइस यूज़ करना है उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए 30 to 60 एम्पेयर करंट, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा चाहिए ना, बस एक बार स्टार्ट हो गया, आफ्टर दैट जब वो मोशन में आ गया, फिर तो चलो उसको 5 to 7 एम्पेयर करंट चाहिए, और वो तो हाउस होल्ड में आ ही रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टार्ट करने के लिए तो इतनी करंट चाहिए जितनी तो आपके घर में भी नहीं आ रही है ना, तो फिर दिक्कत तो है। अब इस दिक्कत को कौन सॉल्व करता है? इस दिक्कत को सॉल्व करता है हमारा कैपेसिटर। कौन सॉल्व करता है? हमारा कैपेसिटर सॉल्व करता है इस प्रॉब्लम को। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इलेक्ट्रिक चार्ज को ना स्टोर करता रहता है। याद रखो, कैपेसिटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता रहता है, और तब प्रोवाइड करता है जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता रहेगा, और फिर हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, बहुत ही छोटे समय के लिए हमें बहुत ज़्यादा करंट दे देगा, मतलब 30 to 60 एम्पेयर करंट प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड करता है, और ये ऐसी तो छोटे से समय के लिए ज़्यादा करंट प्रोवाइड कर देता है। तो उसी की मदद से हम लोग क्या कर देते हैं? अपने उन डिवाइसेस को स्टार्ट कर देते हैं। जब एक बार वो डिवाइस स्टार्ट हो गए, फिर तो वैसे भी तो उनको कम ही करंट चाहिए उस मोशन में कंटिन्यू रहने के लिए, है ना। तो यहाँ पर कैपेसिटर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। समझ आ गई मेरी बात? तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ आपने देखो, एक चीज़ और देख लो कि आप कहोगे कि सर बैटरी है, वो भी तो करंट प्रोवाइड करती है। देखो, जो बैटरी होती है ना, बैटरी और कैपेसिटर में क्या डिफरेंस है? देखो, बैटरी क्या करती है? थोड़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है, ठीक है, और लगातार प्रोवाइड करती रहती है। बट जो कैपेसिटर होता है, ये क्या करता है? ये एकदम से, ठीक है, एट वंस, सडनली, ये क्या करता है? सडनली क्या करता है? सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। समझ आएगी मेरी बात? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए प्रोवाइड कर देता है। ये काम करता है कैपेसिटर, ठीक है। समझ आ गई? देखो, इसकी ज़रूरत तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को स्टार्ट करने के लिए तो कैपेसिटर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो विदाउट कैपेसिटर ये डिवाइसेज जो है वो स्टार्ट भी नहीं होते, तो काम कैसे करेंगे? तो इसलिए कैपेसिटर को हम लोग अभी वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो, कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखो पहले तो आप लोग। कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखो, क्या बनती है इसकी डेफिनेशन। देखो, कैपेसिटर की डेफिनेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ कंडक्टर। कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? कंडक्टर होता है, क्योंकि चार्ज कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? कंडक्टर भी किया जा सकता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इट इज़ अ कंडक्टर, ठीक है, ऐसे मैं इसको कह सकता हूँ, इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, विच स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, या फिर मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चार्ज जब स्टोर होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो, हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हुई, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? कैपेसिटर क्या है? इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है।
तो यानी कि अब आप सोचो कि मैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे स्टोर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो रहा है। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी चार्ज की फॉर्म में ही स्टोर होती है, समझिए मेरी बात। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो चार्ज की फॉर्म में स्टोर होती है। तो कहीं पे अगर कोई डिवाइस अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर रहा है, दैट इज़ इट हैज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी, समझिए मेरी बात। क्लियर हो गया। ये हमारे पास कैपेसिटर। अब देखो एक टर्म और हमने यहाँ पे स्टडी करनी है और वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, देखो कैपेसिटेंस क्या होती है। हमारे पास जो कंडक्टर है, ठीक है, जो किसका रोल प्ले कर रहा है, कैपेसिटर का रोल प्ले कर रहा है। हर एक कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। हर एक कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, ठीक है। तो फिर क्या कह सकता हूँ, कैपेसिटेंस क्या होती है। बेसिकली कैपेसिटेंस सबसे पहले आपने बात याद रखनी है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी है भाई, किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर की, या आप लोग कह सकते हो कैपेसिटर की। और कैपेसिटर, कंडक्टर बोलो कैपेसिटर बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। व्हाट इज़ अ कैपेसिटेंस, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटेंस। और अगर हम लोग बोलें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी, इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर और कैपेसिटर बोल सकते हो, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। समझो मेरी बात। देखो कैपेसिटेंस क्या होती है कि एक कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। मान लो जैसे मेरे पास सपोज करो ये दो कंडक्टर हैं और इसके पास एबिलिटी है 10 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करने की, और इसके पास एबिलिटी है कितना, 20 कूलम चार्ज स्टोर करने की। तो ज़्यादा कैपेसिटेंस किस में आई, ज़्यादा कैपेसिटी किसके पास है, इसके पास ज़्यादा कैपेसिटी है ना। तो इसके पास ज़्यादा कैपेसिटेंस है, इसके पास ज़्यादा कैपेसिटेंस है, इसके पास कम कैपेसिटेंस है, आप ऐसे भी कर सकते हो, समझिए मेरी बात। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, ये एक एबिलिटी है किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, ठीक है। तो चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ और दिमाग में रख दो कि आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि आपके पास एक कंडक्टर है तो इसके पास अगर इसके पास कैपेसिटी है 10 कूलम चार्ज स्टोर करने की, तो ये 20 कूलम नहीं कर सकता, ठीक है। हम लोग अभी आगे चैप्टर जब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि हम एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। हम एक कैपेसिटर की, एक कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, ये जो एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला है C = Q/B। क्या फार्मूला है, C = Q/B। अब देखोगे कैपेसिटेंस जो है उसमें, उस फार्मूले में क्या आ रहा है, उसके फार्मूले में एक तो चार्ज आ रहा है और एक और टर्म आ रही है क्या, पोटेंशियल। चलो चार्ज का तो समझ आता है कि भाई, क्योंकि मैंने क्या बात की, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू एबिलिटी और कैपेसिटी टू ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलो इलेक्ट्रिक चार्ज तो स्टोर करना है, इसलिए यहाँ पे Q तो आया, बट V क्यों आया है, चलो V की बात कर लेते हैं। और आया भी कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी जो मैं लिखवाऊँगा, ठीक है। अभी जो समझाऊँगा इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो सपोज करो इस तरह से आपके पास एक कंडक्टर है, इस तरह से आपके पास एक कंडक्टर, और उसके पास पहले से सपोज करो इस तरह से चार्ज इस पर स्टोर है, Q चार्ज इसके ऊपर स्टोर है। अब अगर Q चार्ज स्टोर है तो इसके पास कोई पोटेंशियल भी होगा, ठीक है ना। अगर इसके पास क्या चार्ज है तो उसके पास पोटेंशियल भी होने वाला है। अब सपोज करो आपने क्या किया, DQ चार्ज इन्फिनिटी से उठाया और आप इस DQ चार्ज को इसके ऊपर रखना चाहते हो, ठीक है। इस DQ चार्ज को भी इसके ऊपर रखना चाहते हो, ठीक है। देखो कैपेसिटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को, अब देखो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो चार्ज इसमें स्टोर किया होगा है ना, Q चार्ज, ये भी डायरेक्टली एकदम से थोड़ा स्टोर किया, इसमें भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे रखा गया होगा, है ना। तो इस तरह से चलो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, वो Q है, और इसका कुछ पोटेंशियल डेवलप हो गया, वो V है। अब देखो अब मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से DQ अमाउंट ऑफ चार्ज और भी लाया, और इसके अंदर हम लोग स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब ये काम करने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। DQ चार्ज को यहाँ से उठाकर इस कैपेसिटर पर रखने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना, वर्क डन को हम लोग यहाँ पे फाइंड बड़े आराम से कर सकते हैं।
वर्क डन यहाँ पे किसके बराबर आएगा, VDQ। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया हुआ है। टू फाइंड द वर्क डन हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना पड़ता है कि जिस चार्ज को उठाकर, हमें ये देखना होता है कि जिस चार्ज को आप इन्फिनिटी से उठा रहे हो और जहाँ पे रख रहे हो उस जगह पे कितना पोटेंशियल है। जितना पोटेंशियल होता है उसको जब उस चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं, जितना उस जगह पे पोटेंशियल है, जब उसको जिस चार्ज को उठा के लेके जाया जा रहा है उसको जब उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वर्क डन मिल जाता है। तो अब देखो ये जो वर्क डन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस पोटेंशियल पे। अगर ये पोटेंशियल बड़ा ज़्यादा है, ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे ढेर सारा चार्ज इकट्ठा हो चुका है और फिर क्या हो जाएगा, ये V और इंक्रीज़ होता जाएगा। अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो मुझे, अगर ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो मुझे वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा। ये पोटेंशियल और ज़्यादा होगा तो मुझे और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। और एक चीज़ है ना, अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम है तो कम वर्क डन करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन करने का मतलब चार्ज को उठाकर यहाँ पे रखना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि ये हुआ कि जो कैपेसिटेंस है ना, जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, है ना। V के कैपेसिटेंस क्या था, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो चार्ज को स्टोर, इस कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है ना, जो एबिलिटी है वो पोटेंशियल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा पोटेंशियल हुआ तो यहाँ से चार्ज यहाँ पर रखना मुश्किल हो रहा है ना, वर्क डन ज़्यादा करना पड़ रहा है। अगर V ज़्यादा हुआ तो यहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज को इस कंडक्टर पर रखना मुश्किल हो रहा है ना, मुश्किल हो रहा है। इसकी जो कैपेसिटी है इस चार्ज को स्टोर करने की वो कम हो रही है। समझिए मेरी बात, नहीं समझी, ठीक है। देखो यहाँ से इन्फिनिटी से जब चार्ज को उठाकर यहाँ पर रख रहे हैं और अगर यहाँ पे पोटेंशियल पहले से काफ़ी ज़्यादा है तो ये प्रोसेस, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ उठाकर यहाँ पे रखना मुश्किल हो रहा है। यानी कि इस कंडक्टर की जो कैपेबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की वो कम हो रही है ना। अगर यहाँ पे पोटेंशियल कम होता तो बड़े आराम से यहाँ से पोटेंशियल हम चार्ज को उठाकर इसके ऊपर स्टोर कर सकते थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि C जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V है। दैट इज़ वाई इसके फार्मूले में Q डिवाइड बाई V आता है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो यहाँ पे फार्मूला बनता है कैपेसिटेंस का वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई B। क्लियर, समझ आई मेरी बात। देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हमेशा याद रखने हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल पॉइंट है। देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप लिख दो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना इनको आप लिख दो। देखो पहला पॉइंट ये है कि जो आपका फार्मूला क्या बनता है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई B। ठीक है, C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई B, ये फार्मूला बन गया आपके पास। अब इस फार्मूले को देख के बहुत बार बच्चे एक मिस इंटरप्रेशन कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V है तो इसका मतलब C डिपेंड करता है Q पे भी और C डिपेंड करता है V पोटेंशियल पे भी। बट ऐसा नहीं है, याद रखो C इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ना C Q पे डिपेंड करता है ना C V पे डिपेंड करता है, तो फिर डिपेंड किस पे करता है। सेकंड पॉइंट लिख लो आप लोग, C डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। बात समझो मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है वो Q और C पे डिपेंड ही नहीं करता। आप सोचोगे यार फार्मूले में तो लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड ही नहीं करता। ये मैं समझाता हूँ आपको कैसे नहीं डिपेंड करता। और ये डिपेंड करता है किसकी, कैपेसिटर की डायमेंशंस पे, यानी कि वो जो कंडक्टर आप ले रहे हो उसकी डायमेंशंस कैसी हैं उस बात पे डिपेंड करती है कि कैपेसिटेंस उसकी क्या आनी है। और वो कंडक्टर आपने किस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उस बात पे डिपेंड करती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होती है वो Q और V पे डिपेंड नहीं करती है। कैसे नहीं करती है, देखो सोचो, आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था क्लास 10th में ओहम्स लॉ पढ़ा था, ओहम्स लॉ। वहाँ पे याद आपको R किसके बराबर आया था, V/I। क्या आया था, V/I। अब इसका क्या मतलब था कि ये R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होती है, क्या V और I पे डिपेंड करती है। अगर आपका आंसर हाँ है तो इसका मतलब आपने 10th में अच्छे से स्टडी नहीं की है। ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है भाई साहब ये क्या होती है, रेजिस्टेंस जो होती है किसी भी रेजिस्टर की वो तो कांस्टेंट रहती है, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये डिपेंड किस पे करती है, ये डिपेंड V और I पे नहीं करती। रेजिस्टर का फिर हमने फार्मूला नहीं निकाला था क्या रेजिस्टेंस का, क्या था, ρ L/A।
इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक है। एल लेंथ, ए एरिया, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती थी डायमेंशंस एंड प्रॉपर्टीज़, डायमेंशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टेंस जिस तरह से डायमेंशन और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती थी, बिल्कुल उसी तरह से जो कैपेसिटेंस होती है ये भी क्या करती है, डायमेंशन और प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, डायमेंशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करती है, ना कि क्यू बाई वी। तो यहाँ पे भी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। क्यों नहीं करता, देखो अगर आप सोचोगे चलो पोटेंशियल बढ़ा देते हैं जी, अगर पोटेंशियल बढ़ा देंगे उस हिसाब से करंट भी बढ़ जाएगी, और फिर रेशियो क्या आ जाएगी, रेशियो फिर बराबर, दोनों को डिवाइड करोगे रेशियो क्या आएगी, फिर हमारे पास आर ही आएगा इसका आंसर, है ना। वहाँ पे भी आप जब ये ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करते हो तो वहाँ पे क्या करते हो आप लोग, वी के अलग अलग वैल्यूज़ लेते हो, 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट, उसके कॉरस्पॉन्डिंग के लिए आप क्या करते हो, आई की वैल्यू फाइंड करते हो। जब उन दोनों की रेशियो निकालते हो तो हमेशा आपका आंसर एक कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बट जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, वो तो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर। जो वायर आप ले रहे हो उसकी लेंथ कितनी है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, किस मटेरियल की बनी हुई है, उस पर डिपेंड करता है हमारे पास रेजिस्टेंस। और जो हमारे पास एक वायर होती है उस वायर की रेजिस्टेंस, जैसे वो पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होती है उस वायर की, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास एक वायर है, मेरा कहने का मतलब अगर आपके पास सपोज करो इतनी सी वायर है और इसकी रेजिस्टेंस सपोज करो 1 ओम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि यार मैं इस पर पोटेंशियल ज़्यादा दे दूंगा, मैं वी की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली 3 ओम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है ना। आप पोटेंशियल बढ़ाओगे आई भी बढ़ जाएगा, और फिर रेशो जब उनको दोनों को डिवाइड करोगे फिर आंसर आपका 1 ओम ही आने वाला है ना। बिल्कुल इसी तरह से C = Q बाई वी के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर आप ये चीज़ बढ़ा दोगे, Q बढ़ाओगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, रेशियो निकालोगे फिर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, C, दैट इज़ अ कांस्टेंट, दैट इज़ अ कैपेसिटेंस। समझे मेरी बात। तो यहाँ पर भी जो कैपेसिटेंस है वो याद रखो, ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्ट होता है बच्चों के दिमाग में। वो सोचते हैं कि यार कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई वी, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, एंड उस तरह से उसको प्रोसीड करते हैं। वो सोचते हैं यार इन Q एंड V पे डिपेंड करता है, बट इट इज़ अ मिसकंसेप्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट C is independent of Q and V, and C depends only upon the dimensions of the conductor and the property of the medium, just like the resistance. ठीक है, as you know that according to Ohm's law, R is equal to V by I. It doesn't mean that the resistance depend upon potential and current. ठीक है, so because the resistance have the formula rho L upon A, it means the resistance depend upon the length and area of the cross section of the wire. Okay, तो इस तरह से हम लोगों को ये समझ आ गया कि जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो Q और V के इंडिपेंडेंट है। Q क्या, यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम, V क्या वोल्ट, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा कूलम पर वोल्ट, एक मेरे पास यूनिट ये बनता है। और कैपेसिटेंस का यूनिट ना हम लोग फैरेड भी लिखते हैं, ठीक है, फैरेड भी लिखते हैं। फैरेड एक बहुत बड़ा यूनिट है, इट्स अ बिग यूनिट, तो इसीलिए जब आप कहीं न्यूमेरिकल्स में जब आप कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो आप देखना वहाँ पे लिखा होगा माइक्रो फैरेड, वहाँ पे डायरेक्ट फैरेड नहीं लिखा होगा, बात की होगी माइक्रो फैरेड की, क्योंकि जो फैरेड है ना वो काफ़ी बड़ा यूनिट है। तो को थोड़ा समझ लेते हैं कि यार क्या है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर एक कैपेसिटर है, एक मेरे पास कैपेसिटर है 2 फैरेड का, और एक कैपेसिटर है मेरे पास, क्या फ़र्क है अगर एक कैपेसिटर मेरे पास है 20 फैरेड का, क्या अंतर क्या है इन दोनों में। देखो 2 फैरेड का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2Q/C, ठीक है, 20 का मतलब आ जाएगा यहाँ पे 20Q/C। ज़्यादा बेहतर कैपेसिटर कौन है उसकी बात करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इट मीन्स कि यहाँ पर ये एक ऐसा कंडक्टर है, मान लो इसकी शक्ल ऐसी है, ठीक है, और मान लो इसकी शक्ल ऐसी है। देखो कैसा कैपेसिटर कैसा भी हो सकता है, उसकी शक्ल शेप कैसी भी हो सकती है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिस पे जब मैं 2 कूलम का चार्ज, जिस पे जब मैं 2 कूलम चार्ज जब मैं इस पर, अच्छा V आएगा सर, ठीक है, जब इसमें मैं क्या कहता हूँ 2 कूलम का चार्ज जब मैं इस पर रखता हूँ तो इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना बढ़ता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ता है। समझी मेरी बात, ठीक है, नहीं समझी। देखो C = 2Q/V का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा कंडक्टर है
ये एक ऐसा कंडक्टर है जिस पे जब मैं 2 कूलम का चार्ज इस पे जब मैं इंस्टॉल करता हूँ तो ये इसका पोटेंशियल कितना बढ़ता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ता है। देखो पोटेंशियल बढ़ेगा तो और ज़्यादा चार्ज स्टोर करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो हमारे लिए ये कैपेसिटेंस यानी कि जो मेरे पास एबिलिटी है कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने के लिए, उसके लिए मतलब अच्छा कंडक्टर, अच्छा कैपेसिटर मेरे पास वही है जिस पे मैं चार्ज तो बढ़ाता जाऊँ लेकिन उसकी पोटेंशियल कम बढ़े, ठीक है। तो देखो ये एक ऐसा कैपेसिटर है, 2 फैरेड का जो कैपेसिटर है, ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें अगर मैं 2 कूलम का चार्ज इस पर रखता हूँ तो पोटेंशियल कितना बढ़ता है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ता है। दूसरी तरफ अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर जिसकी 20 फैरेड कैपेसिटेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पर 20 कूलम का चार्ज रखूँगा, कितना 20 कूलम का चार्ज जब मैं इस पर रखूँगा तब कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, 1 वोल्ट। देखो सोचो ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर कौन है, फिर यही ज़्यादा अच्छा कैपेसिटर है ना, क्योंकि ये एक ऐसा कैपेसिटर है, एक ऐसा कंडक्टर है जिस पे 20 कूलम का चार्ज जब आता है तब जाके 1 वोल्ट बढ़ता है ना। 20 कूलम का चार्ज जब इस पर आता है तब जाके 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिस पे बस 2 ही कूलम का जब चार्ज आता है तभी 1 वोल्ट इस पर जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। देखो जब पोटेंशियल बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, तो जो उसकी कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टी है ना, जो उसकी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो कम होती जाएगी, है ना। पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो ये अगले दूसरे चार्ज को नहीं आने देगा ना। और तो इसीलिए 20 माइक्रोफैरेड का 20 फैरेड और 22 फैरेड का मतलब समझे, 20 फैरेड का कैपेसिटर का मतलब हुआ कि अगर हम इस पर 20 कूलम का चार्ज इस पर रखेंगे तब जाके 1 वोल्ट इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। और यहाँ पर जब मैं 2 ही कूलम का चार्ज रखूँगा तभी इसका पोटेंशियल जो इसका 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा, समझे मेरी बात। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर की पहले तो कैपेसिटेंस हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज करते हैं लेट अस कंसीडर देयर इज़ अ स्फीयर, ठीक है। सपोज करेंगे लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर कर लिया मैंने, एक स्फेरिकल कंडक्टर, देयर इज़ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। मैंने क्या सपोज कर दिया, एक स्फेरिकल कंडक्टर सपोज कर दिया, ठीक है। हैविंग, जिसका रेडियस कितना है, हैविंग रेडियस आर विद सेंटर ओ, और इसका सेंटर कितना है, सेंटर इसका ओ है, ठीक है जी, क्लियर। अब मान लो कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, मान लो कि इसके ऊपर Q चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली हम लोगों ने स्टोर किया हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट इस पर कर रखा हुआ है। लेट Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, ठीक। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट द सरफेस। तो हम लोगों ने ये अच्छे से स्टडी किया हुआ है, जब हमने पोटेंशियल का जो चैप्टर है वो पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि एक स्फेरिकल कंडक्टर हो तो उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है। और उसको कैसे फाइंड करते थे, उसका प्रोसीजर क्या था फाइंड करने का, उसका ये प्रोसीजर था फाइंड करने का कि जितना भी चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पे है, मान लो सपोज कर लो कि वो सारा का सारा कहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा है, सेंटर में कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल इसकी सरफेस पे फाइंड करने के लिए, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल इसकी सरफेस पे अगर आपको फाइंड करना है तो हम लोगों को ये सपोज करना पड़ता है कि जितना भी चार्ज इसकी सरफेस पे है वो कहाँ पे है, वो सरफेस पे ना होके कहाँ पर है, वो यहाँ पर सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है, सेंटर में लोकेटेड है, ऐसे सपोज करते हैं हम लोग। क्योंकि अगर यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, तो फिर बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर मैं ये कहता हूँ कि सारा का सारा चार्ज सेंटर में है तो सारा का सारा सपोज करो ये चार्ज है, तो देखो यहाँ पे चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया जहाँ पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, तो ये डिस्टेंस में मुझे पता है, तो V इक्वल टू क्या होता है, K/R होता है फार्मूला, है ना। तो बड़े आराम से मैं पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो यही पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज जो कि इसकी सरफेस पे है वो कहाँ पे है, सरफेस पे नहीं है बल्कि कहाँ पे है, सेंटर में लोकेट हो रहा है, ठीक है। लेट द चार्ज Q, सपोज कर लेते हैं कि जो चार्ज Q है इज अकोमुलेटेड एट द सेंटर
ओ, सपोज कर लो ये सारा का सारा चार्ज कहाँ पे अकोमुलेट हुआ है, ओ पे अकोमुलेट हुआ है। देन द पोटेंशियल अगर हमें फाइंड करना है वो कैसे निकल जाएगा, देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर विल बी, कितना होगा शाबाश, v इज इक्वल टू क्या आता है फिर, के क्यू डिवाइड बाय रेडियस कितना रखा है मैं इसका r, तो ये आ गया इसका पोटेंशियल, है ना, ये आ गया इसका पोटेंशियल। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया क्या किया, बड़ा सिंपल है। क्या किया हम लोगों ने, सपोज कर लिया कि स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है, सेंटर इसका हुआ है। फिर मान लिया कि सपोज करो इसके ऊपर कितना क्यू चार्ज हो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर हमने क्या करना था, हमने इसकी सरफेस पे क्या निकालना था, इसकी सरफेस पे हमें पोटेंशियल निकालना था। यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये जितना भी चार्ज है सारा का सारा कहाँ पे है, सारा का सारा कहाँ पे कंसनट्रेट कर रहा है, सारा का सारा यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर पे कंसनट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये सारा का सारा चार्ज सेंटर में है और आपको पोटेंशियल कहाँ पे निकालना है, सरफेस पे निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला उसका आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय r। समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना। चलिए अब आगे करते हैं। तो देखो मिटा दो उसको, मिटा देते हैं। तो हमारे पास पोटेंशियल आ गया। अब हमने निकालना है इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखो हमें पता है, वी नो दैट कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर की या कैपेसिटर की किसी बराबर होती है, C इज इक्वल टू क्यू बाई बी। अभी ये जो V है इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है, तो वो उस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई क्या था, के क्यू डिवाइड बाई आर, ये था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा C इज इक्वल टू आर बाई के। क्या बन जाएगा, C इज इक्वल टू आर बाई के। यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C इज इक्वल टू के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ गई मेरे पास कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। क्या आ गई ये, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। अब मुझे बताओ ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जो आ रही है इसके फार्मूले में कहाँ V है, कहीं नहीं, Q है कहीं नहीं, है ना। किस पे डिपेंड कर रहा है ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर इस फार्मूले से हमें पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कंडक्टर वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है R पे, यानी कि रेडियस ऑफ द इस स्फेरिकल कंडक्टर। ये स्फेरिकल कंडक्टर इसके रेडियस पे डिपेंड कर रही है। और ये C जो है यानी कि कैपेसिटेंस जो वो किस पे डिपेंड कर रही है, देखो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, ठीक है, ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी कि इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि ये आपने जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसको किस मीडियम में रखा हुआ है। समझिए मेरी बात, यानी कि C तो डिपेंड कर रहा है एक तो डायमेंशन पे, दूसरा C डिपेंड कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम पे, कि आपने इस कंडक्टर को किस मीडियम में रखा हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास आ गई कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज करो इस तरह से अगर आपको आया होगा, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, या कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, हैविंग रेडियस 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, फाइंड करना है कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कंडक्टर का जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है। तो देखते हैं, फाइंड करते हैं इसकी कैपेसिटेंस कितनी आती है। एक ऐसा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, इस तरह से सपोज करो मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका जो रेडियस है वो कितना 1 मीटर है। तो वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर की। अब इसके इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर, इस स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर या कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज स्टोर हम लोग कर सकते हैं, कितना चार्ज लगभग कितना चार्ज इसके ऊपर हम स्टोर कर सकते हैं, उसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, वो फाइंड हम लोग कर सकते हैं जब हमें क्या इसकी पता चल जाएगी, टोटल कैपेसिटेंस इसकी पता चलेगी, तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना चार्ज इस पर स्टोर किया जा सकता है। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल कंडक्टर का, स्फेरिकल कंडक्टर का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, तो यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है, देखो याद है ना आपको, के की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ तो ये आ जाएगा 1/9 × 10⁹, रेडियस कितना है 1 मीटर है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आता है हमारे पास 1.1 10⁻⁻10। तो देखो एक 1 मीटर, एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस 1 मीटर हो, ठीक है, जिसका रेडियस कितना हो 1 मीटर, 1 मीटर रेडियस मतलब कोई कम से कम इतना
इतना बड़ा एक सफ़ेयर है जिसका रेडियस 1 मीटर हो, तो इतने बड़े एक सफ़ेयर पे इतने बड़े सफ़ेयर की जो कैपेसिटेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, 1.1 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। ठीक है, कितनी पावर है सोचो, -10 फैरेड है। कितनी कैपेसिटेंस आ रही है, 1.1 इंटू 10 की पावर -10 फैरेड। तो पावर देखो यहाँ पर पावर कितनी आ रही है, -10। तो इसका मतलब ये बहुत कम कैपेसिटेंस है, ये बहुत ही कम कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी कम आ रही है ना, बहुत कम वैल्यू आ रही है। ये इतनी कम आ रही है कि इसका कोई यूज़ नहीं हो सकता है ना। क्या इतनी कम वैल्यू है, इतना कम चार्ज। अच्छा, मैं जैसे कि मैंने आपको समझाया पहले, देखा जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर सी की वैल्यू मेरे पास 2 फैरेड हो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया, तो उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसका फार्मूला मैं अगर ऐसे लिखूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 2 कूलम का चार्ज, ठीक है, 2 कूलम का चार्ज, ये अगर किसी कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस 2 फैरेड है तो उसका मैं क्या मतलब मैंने समझाया था, इसका मतलब ये था कि ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिस पे 2 कूलम का चार्ज जब मैं इस पर रखूँगा, 2 कूलम का चार्ज इस पर रखूँगा तो कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल इसका बढ़ जाएगा। अब सोचो एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 10 की पावर -10 फैरेड हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के ऊपर, इसका मतलब हुआ कि इस कैपेसिटर के ऊपर मैं कितना 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 कूलम का जब चार्ज रखूँगा वो 1.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 कूलम का जब चार्ज रखूँगा तो कितना पोटेंशियल बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सोचो कितना छोटा सा पोटेंशियल, कितना छोटा सा चार्ज इस पर रखने पे एक पोटेंशियल वोल्टेज इसकी इंक्रीज़ हो रही है। समझ रहे मेरी बात, ठीक है। अगर ये मेरे पास एक कैपेसिटर है तो इस पर अगर बिल्कुल आप कहो कि छोटा सा मैंने -10 कूलम का चार्ज जैसे इस पर रखा तो इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया। चार्ज 10 की पावर -10 कूलम का चार्ज इस पर रखा, 1 वोल्ट पोटेंशियल इसका बढ़ गया, है ना। तो इसकी कैपेसिटेंस काफ़ी कम है। मैंने कहा था ज़्यादा कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की हो तो वो ऐसा होता है जिसमें हम चार्ज तो ज़्यादा रख पाऊँ लेकिन पोटेंशियल कम इंक्रीज़ हो। यहाँ पे मैं चार्ज बड़ा कम रख रहा हूँ लेकिन पोटेंशियल बड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी इसकी जो आप लोग कह सकते हो कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, वो क्या, वो बहुत कम है। समझी बात। तो ये इतनी कम है कि इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, इतनी कम है इसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं कोई, ठीक है। तो अच्छा चलो एक काम और करते हैं, ये देखते हैं कि यार मेरे पास 1 मीटर का जब स्फेयर था तब मेरे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 10 की पावर -10 फैरेड, है ना। चलो ये फाइंड करते हैं कि 1 फैरेड का अगर मुझे चार्ज स्टोर करना है, यानी कि 1 फैरेड का अगर कैपेसिटर मुझे बनाना है, ठीक है। चलो अगर सोचते हैं कि यार अगर मेरे को ऐसा कैपेसिटर बनाना है, ठीक है, ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो, तो फिर उसका रेडियस कितना होगा, समझे मेरी बात। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर ढूंढते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो। तो देखते हैं कि ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर और कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो उसका कितना रेडियस हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह का है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ spherical capacitor having capacitance 1 farad, मतलब अगर मेरे को 1 फैरेड का कैपेसिटर अगर मुझे चाहिए, 1 फैरेड का अगर मुझे स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए तो उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, ठीक, कितना रेडियस होगा उसको फाइंड करते हैं ज़रा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ सी की वैल्यू क्या है, 1 फैरेड है, ठीक है। अब मुझे बताया स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में क्या, इसका मेरे पास फार्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, देन आर इज इक्वल टू 1/, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन आर इज इक्वल टू 1/4 पर एप्सिलॉन का आंसर क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁹। यानी कि अगर मेरे पास एक ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर हो जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो तो उसका रेडियस पता कितना होता है, 10 की पावर 9 में जा रहा है, ये 10 की पावर 9 मीटर। 10 की पावर 9 मीटर का मतलब समझते हो, हमारी जो अर्थ है ना इसका रेडियस है,
इसका रेडियस है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो सोचो अर्थ का रेडियस है 10⁶ मीटर और एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, उसका रेडियस कितना है 10⁹ मीटर। तो यानी कि मेरे को अगर ऐसा स्फेरिकल कैपेसिटर चाहिए ना जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैरेड है, तो उसके लिए मुझे वो जो कंडक्टर वो कितना बड़ा चाहिए, वो अर्थ से भी बड़ा चाहिए। जितने ये अर्थ है इससे भी बड़ा अगर मेरे पास कैपेसिटर होगा, अर्थ से भी बड़ा अगर कैपेसिटर होगा, तब जाके मुझे 1 फैरेड का कैपेसिटर मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि अर्थ से भी बड़ा अगर कैपेसिटर मेरे पास होगा, स्फेरिकल कैपेसिटर, तब जाके मुझे 1 फैरेड मिलना है, तब जाके मुझे 1 फैरेड मिलना है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम लोग आगे जाके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे जो कि यूज़ होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस को लिख लेते हैं यहाँ पे। लिमिटेशंस क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर की? देखो पहली लिमिटेशन तो इसकी यही है कि ये काफ़ी इसकी वेरी लो कैपेसिटेंस, इसकी कैपेसिटेंस काफ़ी लो है, वेरी लो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसकी काफ़ी लो है। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में, एक स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी मेरी इस तरह की, है ना। एक स्फेरिकल कैपेसिटर जो होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह की बनेगी, है ना, आउटवर्ड की तरह, रेडियली आउटवर्ड की तरह, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरह की बनेगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड है। क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड है, इसीलिए जो एनर्जी है ना, ये आउटवर्ड होने की वजह से जो एनर्जी है वो बाउंडेड नहीं है, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा होने की वजह से क्या है, एनर्जी जो है, मेन जो हमारी बात वो ये है कि एनर्जी जो है वो बाउंडेड नहीं है, एनर्जी इज़ नॉट बाउंडेड, इज़ नॉट बाउंडेड, एनर्जी बाउंडेड नहीं है, रादर एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, एनर्जी इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। यार अगर एनर्जी बाउंडेड ही नहीं है, एनर्जी अगर एक जगह पे बाउंडेड नहीं है, वो पहले से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है ना। उसका यूज़ करना क्या है, कैसे करेंगे उसको यूज़? हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि एनर्जी एकदम से स्टोर होती रहे और फिर हम एकदम से उसको यूज़ करें। लेकिन ये एनर्जी कैसी है, ये एनर्जी तो पहले से ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एनर्जी बाउंडेड नहीं है। दैट इज़ वाई हम लोग इस तरह की कैपेसिटर का यूज़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ बड़ा कम होता है, ठीक है, ना के बराबर होता है।